कैसे करोगे? अगर अगर आपको इन्फ्लामेशन नहीं मालूम है, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपको दोनों चीज में बताऊंगा। स्पेशल आपको बताऊंगा कि वर्क कैसे कर रहा है। सेल का स्ट्रक्चर का जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपको पता है कोई भी डिसीज अगर डेवलप हो रही हमारी बॉडी में तो स्पेसिफिकली आपको मालूम है कि सेल में आएगी तभी तो टिश्यू में आएगी, जब टिश्यू में आएगी जब तो सिस्टम में ऑर्गन में आएगी, जब ऑर्गन में आएगी तभी तो सिस्टम में आएगी, और सिस्टम में आ गई तो पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, स्किन डिसीज होती है, आप जानते हो कैसे पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। आपको याद रखना है ब्लड और लिम्फ दोनों इम्प्योर हो रहे हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको याद रखना है हार्ट से कितना दूर है। स्किन हार्ट से सबसे दूर होता है, इसलिए जो ऑर्गन जो सिस्टम हार्ट से जितना दूर होगा उतना ज्यादा समय लगेगा ठीक करने में। इसलिए स्किन डिसीज में कभी भी किसी को गारंटी नहीं देना। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ठीक होना होगा तो 2 से 3 महीने में भी ठीक हो जाएगा, ठीक होना है तो साल भर भी लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं। सोरियोसिस को गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है ठीक करना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ल्यूपस इरिथेमेटस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एलोपेशिया ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्पेशली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा आज के समय में मल्टी फैक्टोरियल डिसीजेस होती है, मल्टीपल डिसऑर्डर के नाम से आप जानते हो। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि भाई मल्टीपल डिसऑर्डर का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, आप कभी भी गारंटी नहीं लेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो ऑर्गन मान लो हार्ट लंग्स ब्रेन पास पास है, कोई दिक्कत नहीं, इनका सर्कुलेशन फास्ट है, ये ठीक भी फास्ट होंगे। लेकिन स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ब्लड और लिम्फ के माध्यम से पेरिफेरल सर्कुलेशन के माध्यम से जाएगा, तो मेडिसिन जो सर्कुलेशन मेन सर्कुलेशन के माध्यम से जा रहा है वहां पर मेन सर्कुलेशन से जाने के बाद छोटी छोटी ब्रांचेस बनेगी, उन ब्रांचेस से जाने के बाद और छोटी छोटी ब्रांचेस बनेगी, कैपिलरीज बनेगी, तब जाकर वहां पर स्किन में सप्लाई होगा। और स्किन से वेस्टेज मटेरियल को निकालने में भी वैसे ही टाइम लगेगा। इसलिए याद रखिएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कभी जिम्मेदारी लेता है कि कभी भी किसी डिसीज को सप्रेस नहीं करता। अगर आपने सप्रेस करवा दिया डिसीज बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको किसी भी चीज में अगर कोई मटेरियल बाहर निकलता है, मान लीजिए पॉजिटिव साइन है, आप उसको चेंज ना करिए, थोड़ा सा डोज रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने कोई मेडिसिन दी है और उससे कोई मटेरियल अगर बाहर निकल रहा है, मान के चलिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। याद रखना मेरी बात को। इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहली डिसीज जो हम आज हमारी सेकंड सेम का मुहूर्त कर रहे हैं आज से, एलोपेशिया। ठीक है, एलोपेशिया आज की सबसे बड़ी समस्या है एलोपेशिया की दोस्तों। आप में मुझ में कई लोगों में इस प्रकार के सिम्टम शुरू हो चुके हैं। हम रोक सकते हैं एलोपेशिया को। एलोपेशिया के कारण जानेंगे सभी चीज हो जाएगा। ठीक है, जब एलोपेशिया होता है तो एलोपेशिया है क्या, आप इस चीज को जानिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट आपके हाथ में है, आप खुद डिवाइड कर सकते हो। फंक्शन का लॉस होना एलोपेशिया कहलाएगा। क्योंकि फंक्शंस क्यों लॉस हो रहे हैं समझिएगा। एलोपेशिया एरिटिका हेयर लॉस का एक प्रकार होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, याद रखना मेरी बात को, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी गलती से हमारे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने लगता है। अर्थात जहां पर हेयर ग्रोथ करते हैं वहां पर अटैक करेगा। अब हेयर कहाँ ग्रोथ करते हैं? स्किन के लेवल पर। ये हेयर शेफ्ट बन गई। ठीक है, ये आपकी स्किन है, ये यहाँ पर स्वेट ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड का डिस्चार्ज यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण आपके हेयर को पोषण मिलता है और हेयर यहाँ पर न्यूट्रिशन करके बाहर निकलता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और इसी कारण से ये पूरी प्रोसेस आपको जब नजर आई दोस्तों, तो यही कारण है। यानी आप अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, उधर आपको नहीं दिखेगा, अगर ये हेयर शेप्ट है जो आपकी स्किन में से निकली हुई है, ये आपकी सीबेसियस ग्लैंड है जिसका डिस्चार्ज यहाँ पर गिरता है। ठीक है, जिसके कारण आपका हेयर न्यूट्रिशन करके बाहर की तरफ ग्रो करता है। अगर ये पूरा फैक्टर आपको समझ में आ रहा है तो आपको याद रखना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
और आपको मैं क्लियरली यहीं से बताना शुरू करता हूं, देयर आर टू मेडिसिन विच इज डायरेक्टली एक्ट ऑन ऑटो इम्यून डिसीजेस। हमारे सीनियर सबको पता है, फटाफट टाइप करके बता दीजिए आप क्या है, ठीक है। S5 और वेन 1, ये दो ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्टली ऑटो इम्यून, सीमा जैन मैडम बधाई आपको, ये दोनों मेडिसिन डायरेक्टली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करके उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देती है। अगर स्लो कर देगी तो हम न्यूट्रिशन देकर किसी भी पेशेंट को रिकवरी पे ला सकते हैं, चाहे वो एलोपेशिया हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। S5 वेन 1 इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू स्टॉप एलोपेशिया विद इन अ मंथ, ठीक है। आप इसीलिए इसको जितनी हाई पोटेंसी में दे सकते हैं, आप वीकली या मंथली डोज दे दीजिए, या तो आप वहां पर 3 डोज दे दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं हर 15 दिन में 2 डोज दे दीजिए आप, ठीक है। 1000 या 10,000 के 2 डोज दे दीजिए आप, S5 और वेन 1, 1000 के या आप 10,000 के 2 डोज दे दीजिए और वेट कीजिए। बाकी का प्रोटोकॉल आपको मैं अकॉर्डिंग कंडीशंस बता रहा हूं दोस्तों। ये मेन काज है, जो जड़ हमने पकड़ी कि हेयर फॉलिकल पर अटैक करने वाले, यानी हेयर ग्रोथ जहां पर करता है, इस ग्रोथ वाले पार्ट पर दोस्तों स्वयं हमारी यहाँ की मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती है वो तुरंत वहां पर अटैक करती है, जिसके कारण फॉलिकल का डैमेज वहां पर होने लगता है। लेकिन याद रखिए एक वर्ड कि यहां पर सामान्य फॉलिकल का यह डैमेज परमानेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे लंबे समय तक वही स्थिति रहेगी, वो परमानेंट हो जाएगा। अब याद रखना मैंने क्या कहा, लंबे समय तक यदि ट्रीटमेंट नहीं करोगे, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे, वो परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब फॉलिकल का डैमेज आप देख रहे हो, ये परमानेंट नहीं होता है। अगर परमानेंट नहीं होता है, क्या ये रिजनरेट कर सकता है, ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल कर सकता है, हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने किया है। अब आपकी बारी है, आप कितना कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रकार पे जाते हो कि भाई एलोपेशिया तो कई प्रकार का होता है साहब, ठीक है, तो एलोपेशिया के लेवल पर जब जाओगे तब आपको क्लियर इंडिकेट होगा कि हाँ एलोपेशिया किस रूप से है दोस्तों। जब आप एलोपेशिया को देखोगे तो एलोपेशिया एरिटिका, एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज और एलोपेशिया टोटलिका, ये 3 कंडीशंस होती है जो जनरली हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से या हमारे हिंदुस्तानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपके सभी के एरिया में देखने को मिलेगा। एलोपेशिया एरिटिका मतलब कंघी करी और बाल आपके हाथ में आ रहे हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज यानी कहीं से भी बाल आ रहे हैं। और एलोपेशिया टोटलिका मतलब ये साइड साइड के रह गए, बीच के पूरे आगे से पीछे तक साफ हो गए, ठीक है। तो याद रखना चकते के रूप में अगर नजर आ रहा एलोपेशिया एरिटिका, जगह जगह चकते बन रहे हैं दोस्तों। एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज यानी कहीं से भी बाल आपके हाथ में आ रहे हैं, और एलोपेशिया टोटलिका मतलब कोना रह गया और बाकी का पूरा साफ हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, एलोपेशिया एरिटिका प्राय गोल या टेढ़े मेढ़े जहां वहां जब पेचेस बनते हैं और सिर से बालों के गिर जाने के जो वहां पर ऑर्गेनिक डिफॉल्ट के कारण, यानी किसी ऑर्गन के वीकनेस होने के कारण, किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण, किसी स्ट्रेस के कारण, किसी भी अपॉर्चुनिटी से जब वहां पर चकते डेवलप हो रहे हैं, पैचेस डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण जब वहां पर एलोपेशिया होता है वो एलोपेशिया एरिटिका कहलाता है दोस्तों। जिसका कारण जो है बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि अज्ञात ही रहता है। मैक्सिमम केसेस में मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूं कि मुझे जानकारी तो मिले। मैंने स्किन ग्राफ्टिंग करा लिया, हेयर का मैंने टेस्ट करा लिया, कभी फंगस निकलता है, कभी बैक्टीरियल ग्रोथ निकलता है, कभी ऑटो इम्यूनिटी निकलती है। यानी आप किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा हिम्मली करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप तो बस समझ जाइए कि ये किसी कारण से हो रहा है, ठीक है। पहला कारण तो आपको पता चल गया, ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है। सबसे पहले 3 डोज दे दो आप, ठीक है। उसके बाद जब ये डेवलप हो रहा है दोस्तों, कुछ समय के लिए होता है, लगभग लगभग 2 वर्षों में अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो जितना भी उसको साइड इफेक्ट डालना है उतना डालकर 2 सालों में ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, जब 20 साल से ऊपर के लोगों में देखेगा तो कैसा महसूस करता है पेशेंट, ठीक है। इसीलिए किसी भी एज के चिल्ड्रन और एडल्ट में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी को पता है हम लोगों को। इसीलिए वुमन और मैन इक्वली अफेक्टेड होता है। ये भी मतलब नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस केवल मेल में हो रहा है या फीमेल में हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि ये हो रहा है तो मेल फैक्टर, एज, फीमेल, सब मतलब मेल फीमेल बच्चा सभी लोगों में हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आगे बताता हूं दोस्तों। दूसरी बात, जब एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज की बात होगी तो कुछ स्पेशल कारण होते हैं दोस्तों। उन कारण से बॉडी के संपूर्ण
आप देखो पूरे बॉडी में, आपके पूरे शरीर में, आप देखो आईब्रोज पे भी बाल गिरने लग गए, ठीक है, आप देखो पूरे जगह जगह बाल आपके गिरने लग गए। तो आपको जब दिख रहा है कि यहाँ से कुछ बाल जा रहे हैं, बाल सीधे हो गए, मतलब कम हो गए, जो स्वयं या चिकित्सा के द्वारा भी ठीक कर सकते हो अगर आप न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करते हो। जब एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज इसको कहते हैं, तो अब याद रखिए ज्यादातर इसका न्यूट्रिशन से आता है। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट हो, प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट एनर्जेटिक डाइट नहीं ले रहे हो आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन मेहनत ज्यादा करने के साथ न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, जो एक मल्टीविटामिन होता है, एक हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक्स में शामिल है कि कैसे हम बैलेंस डाइट को प्रोवाइड करें। उस बैलेंस डाइट को अगर आप नहीं लेते हैं, आप मान के चलिए आगे जाकर आपको यूनिवर्सलाइज एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज हो रहा, और यही कारण है फीमेल में सबसे ज्यादा होता है। नोट कर लेना आप, एनीमिक कंडीशन हुआ, एनीमिया हुआ, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मान लो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 9-10 के आसपास, ज्यादातर महिलाओं में यही कैरेक्टर है, 9-10 के आसपास दिखता है। आप क्या समझते हो 9-10 में आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल। इतनी बड़ी काया में, इतने बड़े कंडीशन में दिन भर आप वर्क करते हो, दिन भर किचन में रहते हो, दिन भर पानी का आप सेवन नहीं करते हो, ज्यादातर कंडीशन में जो केमिकल्स लोचा होता है, यानी जब किचन में आप कुछ बनाते हो उसका जो स्मेल आता है, स्मेल से आपको बार बार इरिटेशन होता है, ठीक है, और उस इरिटेशन के वजह से आपकी जो कंडीशन होती है, खाने के प्रति जो इच्छा होती है वो कम होती चली जाती है। इसलिए महिलाएं जो है बनाती बहुत, आज तो बहुत खाऊंगी, मेरी मनपसंद है, लेकिन खाती कम है, ठीक है, यही कारण है। न्यूट्रिशन के डिफॉल्ट बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए एनीमिया भी बहुत इजी होता है। बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इसी कारण से एनीमिया होता है, और यही कारण है एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज। आप देखो लेडीज से बोलती है कि गुच्छे के गुच्छे बाल हमारे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? यानी पूरे एयर स्काल्प रीजन से जा रहे हैं। ये आप समझ जाइए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत इजी, जनरल टॉनिक D4 उठाओ, C4 डाल लो, S5 डाल लो, WE डाल दो, स्ट्रॉन्ग आप वहां पर चला दो। आप देख लो दोस्तों, बहुत तेजी के साथ में जो महिलाएं होती है उसे सारी प्राप्ति हो जाती है, जितना भी वहां पर उसको जरूरत होता है न्यूट्रिशन का। किसी भी व्यक्ति को न्यूट्रिशन देना है, तेजी के साथ बढ़ाना है, आप इस प्रोसेस को चला दो दोस्तों। या C3 या C4, दो मेडिसिन ऐसी है जो क्लियरली यहाँ पर हेयर के लेवल पर काम करती है, C3 या C4। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मिनरलाइजेशन कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, तो C4 का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, हमको स्टार्टिंग C4 से नहीं, हम C3 से करना चाहते हैं, गुड अप्रोच, आप C3 से लेकर आइए, ठीक है। आप जनरल टॉनिक में S5 C3 वहां पर डालकर, WE डालकर आप उसको कंटिन्यू दीजिए, देखिए आप कितना बेहतर रिजल्ट मिलता है दोस्तों। यही कारण है जब आप इन छोटी छोटी सी बातों पे जाते हो तो वो एक एडवांस टॉपिक के रूप में आपके सामने आता है, और रिजल्ट भी आपके एडवांस टॉपिक के रूप में आपको सामने दिखाता है। तो ये था आपका एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज। लेकिन जब आप एलोपेशिया टोटलिका की बात करते हो दोस्तों, कई बार होता है, हम लोग कहते हैं जनरल प्रैक्टिस में, ये तो हेरिडिटरी है यार, तेरे बाप के नहीं थे, तेरे कहां से होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। किसी भी अज्ञात कारणों से अगर केवल सिर के आगे के भाग और सिर को ढकने वाले स्काल्प के बीच से बाल जब गिर जाते हैं, उस अवस्था को एलोपेशिया टोटलिका कहते हैं दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट कठिन है पर असंभव नहीं है। ये स्थायी कंडीशन है, कांस्टेंट कंडीशन है, स्थिर कंडीशन है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पूरे बाल ला सकते हैं, पूरे ला सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, कितने दिन में ला दोगे, कितना पैसा लगेगा। अगर तेरे को सब्र है तो ले जा, नहीं तो जा, ठीक है। अगर सब्र करता है पेशेंट तो दोस्तों आप कम से कम पैसे में प्रोवाइड करिएगा। अगर आपने पैसा ज्यादा लेने की कोशिश करी तो पहली बात तो वो 1-2-4 महीने लेकर बंद कर देगा, क्योंकि सब्र होता है 2 साल मैक्सिमम। एलोपेशिया के पेशेंट को हमने 2 साल में क्यूर किया है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी को समय नहीं देना। मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमेपैथ में जो लोग समय दे देते हैं, पेशेंट आजकल समय पकड़ लेता है और आपको फिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। वो आपकी गलती है, न कि आपके मेंटोर की। मेरी गलती नहीं है। मैं तो शुरू से क्लियर करते आ रहा हूं, कभी भी ऑटो इम्यून डिसीज में टाइम नहीं देना, उसको क्लियर कर देना। दुनिया का कोई डॉक्टर ऑटो इम्यूनिटी पे काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसके हमने फीडबैक्स लिए हैं, हमारे कलीग्स ने इस पे काम किया है, हमारे सारे सीनियर डॉक्टर इस पे काम करते जा रहे हैं। कई डॉक्टर्स बताते हैं, कई डॉक्टर छुपा के घर चला जाते हैं।
ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसीज है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्दी सेल्स को गलती से फॉरेन सब्सटेंसेस समझकर नष्ट करने में लगा, डिस्ट्रक्ट करने में लगा, डिजेनरेट करने में लगा, तो सामान्य रूप से हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, जैसे वायरस हुआ, जैसे फंगस हुआ, उनसे डिफेंड करता है। यदि हमें एलोपेशिया हो रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेयर फॉलिकल्स पर गलती से अटैक कर रहा है। अब हेयर फॉलिकल्स पर अटैक कर रहा है, ये तो बात समझ में नहीं आई भाई, कारण बताओ। सिंपल सा कारण है, आजकल जो हेयर ऑयल आ रहे हैं उस हेयर ऑयल में भी मिलावट आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप वहां पर हेयर ऑयल लगाकर वहां पर छोड़ देते हैं तो हेयर ऑयल इज ए न्यूट्रिशन फॉर फंगस। ठीक है, आप अगर डेली वॉश नहीं करते हैं हेयर को तो ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। और इसी कारण से ज्यादा पसीना आना, ज्यादा डैंड्रफ होना। डैंड्रफ कोई बड़ी बात थोड़ी है, C3L1F1A3Y नेगेटिव में दे दीजिए, डैंड्रफ चला जाएगा दोस्तों। डैंड्रफ बहुत इजीली कवर होता है जब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा प्रोटोकॉल को एक्सटर्नली यूज करते हैं। D4 में एक्सटर्नली यूज कर लो आप इसको, ठीक है। जैसे एक्सटर्नली यूज करोगे आप देखो वाई के और इनके लगाने से बहुत, एक मेडिसिन होती है जिसको थुजा ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं, किसमें पाई जाती है, वेन 1 में। आप वेन 1 इसमें शामिल कर लीजिए, C3L1F1 वेन 1Y। थुजा का मेन गुण होता है कि किसी भी प्रकार के फंगस को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर मैंने आपको S5N1 का प्रोटोकॉल ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर भी बताया। इसीलिए दोस्तों केवल आपको याद रखना है, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और इस हेयर का प्रोडक्शन जब वहां पर बंद हो जाता है जिसके कारण हेयर लॉस हो जाएगा, चिकनापन डेवलप हो जाएगा। कई बार हेरिडिटरी भी होती है, आनुवंशिक कैरेक्टर भी होता है, कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी होती है। लेकिन आजकल के रिसर्चर्स ने पता लगाया है दोस्तों कि यहां पर एक दूसरा ही लोचा हो रहा है। मेल की बात करें तो वहां परफेक्ट हो रहा है, फीमेल में भी कुछ हद तक हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, डीएसटी का नाम सुना होना आपने, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। दोस्तों डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का कन्वर्शन ही इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहले के दिनों में तो कभी देखा नहीं, क्योंकि बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति का बिल्कुल बाल देखो आप काला रहता था, बिल्कुल हेयर, बिल्कुल मोटे हेयर, बिल्कुल तगड़े हेयर रहते थे, आप कितना भी खींच लो उनको कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा, ज्यादा सेक्सुअल एक्ट होना, ज्यादा स्ट्रेस होना, ज्यादा एंजाइटी होना, ज्यादा कुपोषित होना। भले आप कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूं, लेकिन अच्छा खाना खाना और न्यूट्रिशनल डाइट लेना बहुत डिफरेंट है, बैलेंस डाइट लेना बहुत डिफरेंट है। जो लोग इस पे काम कर गए, बैलेंस डाइट आपने किसी भी पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर प्रोवाइड करा दिया, इससे बेटर अप्रोच नहीं होगी, आपका पेशेंट 100% करेक्ट होगा। मैं आपको बोलता हूं, आपकी जगह मैं बोलता हूं, अगर आपने बैलेंस डाइट करा लिया और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपका मेडिसिन सिलेक्शन करना आ गया, इससे बेटर कोई अप्रोच नहीं होगा, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, जब वहां पर आपको, ये मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं डीएसटी का, माँ के पेट से ही पता लग जाता है दोस्तों, माँ के पेट से ही पता लग जाएगा कि लड़का होगा या लड़की, इसी डीएसटी पर निर्भर करता है दोस्तों। इसीलिए लड़के का कैरेक्टरिस्टिक भी इसी डीएसटी के कारण बनते हैं दोस्तों। ये जो डीएसटी है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यही लड़के के कैरेक्टर को बनाता है। यानी C19H30O2 अर्थात डीएसटी लो टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है दोस्तों। ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको याद है, ठीक है, आपको याद है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम अगर आपको प्रोड्यूस करना है, S4 को याद कर लेना, आप याद कर लेना मेरी बात को। S4 क्या होता है, S4 में S2Win1, करेक्ट, याद कर लेना S2Win1 यानी S4 को। ये डायरेक्टली डीएसटी के लिए जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, इसकी प्रस्तुति को बढ़ा रहा है दोस्तों। ये केमिकल एग्जामिनेशन से प्राप्त हुआ है, इसीलिए आपको याद रखना है सामान्यतः टिश्यू में बनता है। ऐसा कहां कहां बनता है भाई, डीएसटी कहां कहां बनता है आपको पता चलना चाहिए दोस्तों। सामान्यतः टिश्यू में बनता है। अब टिश्यू में बनता है तो टिश्यू तो पूरी बॉडी में, कहां पर बन रहा है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखना, मेल के कैरेक्टर बता रहा हूं, स्किन, लीवर, ब्रेन, हेयर फॉलिकल्स, सेमानल वेसिकल्स, इतनी सभी जगह पर बनता है। अब आप केवल S4 को देख लीजिए, S4 का कैरेक्टर है या नहीं।
प्रोस्टेट ग्लैंड S2N1, ठीक है। स्किन काम करता है कि नहीं, जब डीप स्किन में खुजली आती है, आपको गहराई में खुजली आती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सुपरफिशियल में S3 का, डीप में ड्राई स्किन जब होती है और रीचिंग आती है, किसका रोल है, S2N1, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। लीवर पे काम करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बाइल जूस के लेवल पर। ब्रेन पे काम करेगा नहीं, बिल्कुल काम करेगा, होलो मस्कुलर ऑर्गन है और वहां पर नलियां, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहां CSF फ्लूइड और ब्लड वहां पर मूवमेंट करता है। हेयर फॉलिकल्स पे करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सेमिनल वेसिकल पे करेगा या नहीं करेगा, 100% करेगा। अगर सेमिनल वेसिकल में पेन होता है तो भी S4 का काम है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि सेकेंडरी सेक्टुअल कैरेक्टर इसी से बनते हैं, ठीक है। इसी कारण से ये एंजाइम्स इन जगह पर बनता है और यही DHT दोस्तों नॉर्मल से ज्यादा बनने लगेगा, हेयर फॉलिंग होने लग जाएगी। दैट इज द फैक्टर। यानी ज्यादा बनने लगेगा तो हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव में दे दो। S5N1 आपने कहा दिया, नेगेटिव में दिया। ये एक एक चीज आपको फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर, केवल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी के बिहाफ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सपोर्ट से ये बताया जाता है आपको कि ऑर्गेनिक मेडिसिन है, लेकिन काम कैसे कर रही है। सारे लोग प्रोटोकॉल खेल रहे हैं। जो लोग मेरे ग्रुप में प्रोटोकॉल खेल रहे हैं, अभी भी मेरे से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोटोकॉल कभी मत मांगना, मैं नहीं दूंगा। आपको अगर पता है तो मुझसे प्रोटोकॉल मांगना, मैं तुरंत पूछ लूंगा कि आपको पता है क्या, ठीक है। इसीलिए याद रखना, 16 महीने इंतजार करो, अपने आप को परफेक्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब एलोपेशिया डेवलप हो रहा है, प्रोस्टेट में DHT ज्यादा बनेगा दोस्तों, तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं दो चीज बता रहा हूं, यहां पर मेल का कैरेक्टर है, लेकिन जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे आप, जब DHT ज्यादा बनेगा ना तो प्रोस्टेट भी इनलार्ज हो जाएगी, जिसको बोलेंगे BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है। तब आप देखो आफ्टर 40 ईयर, जो लोग आजकल नौजवानों में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंपैक्ट हो गया। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तरह तरह के फूहड़ चीजें वहां मिल जाएगी। आजकल हमारा बॉलीवुड बहुत ज्यादा सक्रिय है, ठीक है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में। तो ये सारी चीजें जो होता है, BPH वहां पर डेवलप हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेजेस में हो रहा है। पहले के लोग 75, 60 साल, 80 साल में भी BPH नहीं होता था। आज तो 35, 40 साल के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, आप में से कई लोगों के पास आए होंगे। उसका रीजन ये है। इसीलिए हमें ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों जिसमें 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को कम कर दे, अर्थात उस फंक्शन को कम कर दें जिससे हेयर फॉलिकल हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल S5N1 1000 प्लस S4 का, याद रखिएगा। यद्यपि ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, ऑटोइम्यून डिसीजेस की जैसी कंडीशन होती है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटिक अर्थराइटिस, इनमें कॉमन रूप से देखने को मिलता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट एलोपेशिया को डेवलप होने में जेनेटिक्स को कारण बताते हैं, ठीक है। मैं सारी चीजों आपको बता रहा हूं, इसीलिए वातावरण जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अगेंस्ट आपको काम करना है दोस्तों। यानी वातावरण के कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो एलोपेशिया को बढ़ा देते हैं। पहले से अगर मान लो कोई आदमी जेनेटिकली पीड़ित होता है तो उसको पता है कि भाई मेरे को तो पारिवारिक हिस्ट्री है, मेरे जा रहे तेरे भी जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको, इसीलिए स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉज, सबसे बेस्ट कॉज है दोस्तों। स्ट्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉज विच जनरेट एलोपेशिया, ठीक है। अगर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है तो दोस्तों आपको तो प्रोटोकॉल पता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का, आप कैसे नहीं भूलते हो, आप उसको भूलिए मत। सिंथेसिस WE सेकंड डायल्यूशन मैंने आपको हमेशा शुरुआत से बताया है। जब आपको मैंने पूरे 115 प्लांट्स प्लस हमारी कंपाउंड रेमेडीज सहित सिंगल रेमेडीज का आपको नॉलेज दिया था, तभी मैंने कहा था एक डॉक्टर को जितना स्ट्रेस आता है, जितना टेंशन आता है, उसको रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यू, ये मैंने अभी आपके सामने क्या किया, ठीक है। ये क्या किया, सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन प्लस WE। 25 ml आप सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन ले लो, 5 ml WE मिला लो। अरे दोस्तों ये काफी चलेगा, आपको आपकी जिंदगी को 10 साल आगे बढ़ा देगा। जितने साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी में आ रहे हैं सबको दूर करेगा, किसी भी कारण से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरी बॉडी के पूरे सिस्टम पर वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें S1, C1, A1, L1, F1, WER1 जितनी 1 है, WEN1, ये सारी चीज मिली हुई है। हमने अलग से WE ऐड कर दिया क्योंकि हमें न्यूट्रल करना है। सेकंड डायल्यूशन बनाया वो भी न्यूट्रल, WE 5 ml D4 से मिला है वो भी न्यूट्रल, दोनों काम हमने न्यूट्रल कर दिया। और ये न्यूट्रल आपकी बॉडी में जो ऑर्गन हाइपर काम कर रहे हैं, जो ऑर्गन हाइपो काम कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहा है। और जब दोनों को बैलेंस कर रहा है तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा तो कोई भी ऑर्गन में अगर कोई डिसीज पनप रही है, आपको दिख रही है क्या, नहीं ना। अगर पनप रही है तो यही डायल्यूशन वहां जाकर उस ऑर्गन पे काम करके चल हट, अभी जरूरत नहीं है,
पूरा फ्रेश करके बैलेंस कर देगा, यानी तराजू के दोनों पल्ले को एग्जैक्टली मेंटेन करेगा, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक के बाद। इसीलिए दोस्तों आप जब यहाँ पर सिम्टोमेटिक्स देखेंगे तो बहुत सारे सिम्टम जब देख रहे हो एलोपेशिया एरिटिका के, जिन लोगों में पाया जाएगा, सबसे पहला सिम्टम होता है हेयर लॉस हो रहा है साहब। पेशेंट तो आके एक ही चीज बोल रहा है, सामान्यतः छोटे छोटे गोलाकार पेचेस के रूप में, देखो साहब यहाँ से जा रहा, ठीक है। कई बार कहते महिला कहते देखो सर मैं निकाल के लाई हूँ, थैली खोलेगी बता रही है, देखो इतने बाल एक बार में जा रहे हैं, ठीक है। तो सामान्यतः कई सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं दोस्तों, यानी बॉडी के अन्य पार्ट में भी हेयर का लॉस अगर होना बताता है, आप मान के चलिए कि इसको कहीं ना कहीं फैक्टर डेवलप हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमारे बालों को नहाते समय टूटना, समय पर पिलो पर सो रहे हैं, पिलो के लेवल पर सोने के उठने के बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग बाल को मसाज करते हैं, देखते हैं हाथ में बाल आ रहे हैं, ठीक है। एलोपेशिया एरिटिका डेवलप हो रहा है, यानी कभी कभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब हेयर का लॉस होता है तो सामान्यतः एलोपेशिया टोटलिका के साइन को इंडिकेट करता है। आजकल तो महिलाएं भी अछूती नहीं है दोस्तों, इसीलिए स्काल्प से हेयर का लॉस होना, जबकि एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज में शरीर में सभी जगह से हेयर का लॉस होता है, इसीलिए डेली थोड़े थोड़े बाल झड़ते रहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जगह दूसरे हेयर ग्रो करेंगे, परंतु ज्यादा मात्रा में झड़ना प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, पेशेंट के सारे सिम्टम को ध्यान से देखिएगा, उसका सीबीसी टेस्ट करा के हीमोग्लोबिन और कैल्शियम के पूरी यूटिलाइजेशन को, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को जानने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में कारण अलग अलग होता है, इसीलिए मैं कारण के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। कुछ डिसीजेस जिसमें हेयर फॉल होते हैं, आपको पता है एनीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा तो डेफिनेटली जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, न्यूट्रिशन जुड़ता है और जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, क्या हो पाएगा? जब हीमोग्लोबिन ही पतला हो गया, ऑक्सीजन कम जुड़ेगी, न्यूट्रिशन कम जुड़ेगा, क्या आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपरली हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, ये मेन कारण है, ठीक है। दूसरी बात, थायराइड डिसीज होगा। अब कई बार ऐसा होता है थायराइड के हार्मोन ज्यादा बन रहे तो दाढ़ी मुझसे निकल आती है, ठीक है। अगर कम बन रहे तो थायराइड हार्मोन का अगर प्रॉब्लम हो गया तो थायराइड डिसीज भी लिंक होती है इससे। इसीलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेयर फॉलिंग है, प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर कीजिए, ठीक है। आप नहीं कर सकते हैं, बैक्सन होम्योपैथी का एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन पाउडर, नेचुरल बना हुआ है दोस्तों, और वो एक एक चम्मच अगर आप डेली देते हैं दूध से, आप आपके इलेक्ट्रोमेपेट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हमारे ईच में कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मुझे बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट मिले हैं, जितने भी लोगों को दिए मैंने 100% पूरे बाल आ गए। इवन उनके अगर ग्रे हेयर आते हैं, वो ग्रे हेयर भी धीरे धीरे ग्रे, मतलब जो व्हाइट हेयर होता है ग्रे में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये फीडबैक्स है। कई बार कीमोथेरेपी दिया जाता है कैंसर वालों को, आप देखो कीमोथेरेपी के कारण भी बाल चले जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन लेवल लो होता है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है विटामिन लो लेवल होने के कारण। अगर B3 या B6 कम है तो व्हाइट हेयर हो जाएंगे। अगर पूरे मल्टीविटामिन वगैरह सारे बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी आप बात मानो, पूरे बाल आपके झड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, हेयर एनालिसिस करवाइए, आप मेडिकल हिस्ट्री लीजिए, हेयर का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराइए। ये केवल बड़ी जगह मौजूद है, हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। स्काल्प का सैंपल लेकर टेस्ट कराइए आप, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाइए, सीबीसी टेस्ट कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोटोकॉल सेट कीजिए। और जब आप प्रोटोकॉल सेट करते हो दोस्तों, दो कंडीशन याद रखिएगा। एक सिंपली किसी भी पेशेंट को हल्का सा अगर हेयर फॉलिंग हो रहा, केवल उसकी जड़ मजबूत कर दीजिए, हेयर की न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करा दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एलोपेशिया का लेवल आता है, रफनेस डेवलप हो जाता है, यानी स्मूथनेस डेवलप हो जाता है, वहां पर दोस्तों याद रखिएगा उस रफनेस को दूर करने के लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। कैसे हो रहा आप देखिए, जब आप एलोपेशिया का ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहला प्रोटोकॉल होना चाहिए S5N1। बार बार नहीं बताऊंगा, हर महीने डोज देना 3, ठीक है। जिस दिन S5 दो उसी दिन वेन1। आप एक काम करो, हर 10 दिन में दे दो, सबसे बढ़िया। अपने यहाँ पेशेंट आया वही खिला दो आप, ठीक है। एक सुबह शाम, S5 सुबह दे दो, वेन1 शाम को दे दो। सेकेंड प्रोटोकॉल जो सबसे बेस्ट होता है पूरी बॉडी के लेवल पर, 5th स्टेज की डिसीज है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बता चुका हूं। यहां पर S5 C5 WE सबसे बड़ा न्यूट्रिशन होगा उसका,
ठीक है, पूरी बॉडी के लेवल पर करेक्शन करने का काम करेगा। इसको अल्टरनेट करिए आप C5S4G से। यहाँ C5 डबल करने का मकसद ये है, ये बहुत ही तेज काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डबल डबल नहीं देना, S5 C5W दीजिए, यहाँ C5 की जगह C3 कर दीजिए, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आएगा। अगर S5 C5W C3S4G को आप D4 में दे रहे हो, ये न्यूट्रिशनल इफेक्ट डाल देगा, प्योरली न्यूट्रिशन इफेक्ट डालो। 2 महीने दो लगातार, चेंज करने की जरूरत नहीं। 2 महीने बाद पेशेंट अगर बोलता है इंप्रूवमेंट है, इसी को D5 कर दो, इसी को D6 कर दो, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब देखो, जब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, मैं क्लियर बताऊंगा, जहां न्यूट्रिशन की जरूरत है वहां 1:9 रेशियो का मैं प्रयोग करता हूं। इसलिए आप लोग जो बहुत सारे लोग हैं, सर हम तो 1:9 करते हैं, हम 47 नहीं करते, उनको सीखने को मिलेगा कि कई जगह ऐसी होती है जहां पर इतनी जगह पर काम नहीं करना, हमको इतनी जगह काम करना, वहां आपको 147 लेना ही पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये S5 C5W C5 या C3S4G को जब D4 में देते हो, ये बहुत ही तेजी के साथ हेयर फॉलिंग को स्टॉप करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। दूसरा, जब आप C5L1 APPG, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस में आप एक्सटर्नल यूज करिए, ठीक है। आप C5L1 APPG को आप स्पेशली वहां पर पूरे आप हेयर स्काल्प पे यूज कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया कि फंगस, बैक्टीरिया जितने भी वहां पर डैमेज कर रहे हैं, उस डैमेज को प्रिपेयर कीजिए। स्किन के लेवल पर एपीपी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जी हील करेगा, L1 मिडिल मैन है और C5 के साथ मिल गया तो क्या बात है दोस्तों, बहुत तेजी के साथ में वहां पर हील कर देगा। लेकिन ये केवल साफ सफाई के लिए, लेकिन S5 C4 L1 RE एंड स्लास, दैट इज द फार्मूला टू क्योर L टाइप ऑफ एलोपेशिया। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, S5 C4 L1 RE स्लास को, RE को सबसे कम लेना है, स्लास को सबसे ज्यादा लेना है, इसको पॉजिटिव, इसको कम लेना है, और उसके बाद में इन तीनों को इक्वल लेना है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। यहां पर S5 C4 L1 RE स्लास, यानी C4 स्लास और S5, ये तीनों को इक्वल लीजिए, उसके बाद में L1 को लीजिए और सबसे लास्ट में RE को लीजिए। इसका पूरा रेशियो मैं आपको ग्रुप में बना के डाल दूंगा ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंसेस ना हो, आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, मेल है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट कर रहा है और उसी सेक्सुअल एक्ट के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डेवलप हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, डीएसटी को बनने से रोकना है। C3L1F1A3W, C3L1F1A3W का प्रोटोकॉल पॉजिटिव में दे दीजिए। D4, D5, D6, इस प्रकार 2 महीने D4, देन D5, देन D6। आपको 2-2 महीने मैक्सिमम चलाना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर ये पूरी कंडीशंस यूनिवर्सलाइज काम हो जाएगा और आपका रिजल्ट परफेक्ट हो जाएगा। जब आप जनरल टॉनिक D4 देते हो, C4 देते हो, ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है। अब जनरल टॉनिक आपको पता है कितना बड़ा न्यूट्रिशन है, अगर आपने उसमें C4 डाल के दे दिया, हेयर ग्रोथ कराना है अगर आपको, तो यहां पर आपको ये न्यूट्रिशन प्रोटीन के रूप में, मिनरलाइजेशन के रूप में देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए S5 C4 A1 L1 C1W, या तो आप ये दीजिए या फिर S5 C4 A1 L1 C1W का आप प्रोटोकॉल बनाइए और D4 देकर उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप लगभग ये चीज देखेंगे तो S5 C4 S5 A1 बन गया और C4 लग गया, तो जहां जहां प्रोटीन का काम होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। C1W L1 अगर जुड़ गया, वहां पर जितना भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, उसको ये रिकवर कर देगा। अगर प्राइमरी स्टेज में तो बहुत जल्दी, मेंटल स्टेज में तो बहुत जल्दी, ब्रेन से रिलेटेड है तो बहुत जल्दी काम होता है, इसलिए C1 का इंपैक्ट सबसे ज्यादा वहां देखने को मिलता है। और चूंकि ये जेनेटल ऑर्गन्स पे भी काम करता है, जितने हार्मोनल इंपैक्ट होता है आपको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी काम करता है C1, इसलिए डबल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा कहता हूं संजीवनी या सिंथेसिस सेकंड और W। संजीवनी डॉक्टर पटना AK सिंह सर का प्रोडक्ट है, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन बनाओ, W का उपयोग करो, भूल जाओ आप, ठीक है। ये वो कंडीशंस होती है जो कभी भी आपको पीछे नहीं रखेगी। आपका पूरा प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है, जो डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट कराएगी और हेयर फॉलिंग को दूर करेगी दोस्तों। बशर्ते आप में से कई लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होता है? साहब हम लोग पोटेंसी कब चेंज करेंगे?
ये आपको सीखना है। अगर प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट वाला काम नहीं होता तो इलेक्ट्रोमोपैथ में कई लोग हैं जो केवल और केवल धंधे के लिए, आप देखो कुकर मुत्ते जैसे कंपनी पे कंपनी खोलते जा रहे हैं, किसी को इतना डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन आप देखो बड़ी से बड़ी कंपनियां खोल के बैठ गए, केवल सेल कर रहे हैं। और मैं आपको इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपना पेटेंट खुद बनाइए, मेडिसिन खुद लाइए। आपको D3 D4 से काम करना है, कानपुर से मेडिसिन बनाई, दीपक सिन्हा जी से, बेस्ट अप्रोच। अगर आपको बहुत जगह लगेगी, बहुत जगह क्यों लगेगी, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत जगह ऐसी मेडिसिन का उपयोग करना है जहां पर आपको अकॉर्डिंग कंडीशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको क्रूड एसेंस की जरूरत लगेगी, मुझे भी लगती है। ठीक है, जो लोग अगर इस बात को जानते हैं और आपके ग्रुप में जुड़े हुए और मेरे सेमिनार में आ रहे हैं, आप यहाँ आए तो मुझे कहिएगा कि बताइए आप क्रूड एसेंस की बात करते हो, आपके पास D1 D2 D3 है, मैं दिखाऊंगा। आपके पास आप NL सिन्हा की बात करते हो, जो गुरुदेव है हमारे EH के, उनकी मेडिसिन है, वो भी दिखाऊंगा। मेरे पूरी इंडिया के जितने भी फार्मा इंडस्ट्रीज है जिनकी मैंने मेडिसिन का उपयोग किया, मैं हर कंपनी को एक मौका देता हूं, लेकिन 90% अनसेटिस्फाई हुआ हूं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी है आप मत करिएगा, और इसीलिए जो कमियां मुझ में थी, नहीं तो मैं आज आप लोगों से बात करने का भी टाइम मेरे पास होता नहीं। ठीक है, मुझे अगर मेरे जैसे गुरु मिलते, मेरे जैसे ईमानदार लोग आप लोगों को अगर मिलते जो सारी चीज आपसे ही प्रूव कराएगा। अभी मैंने ग्रुप में 2 फार्मूले डाले हैं आपको, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डाइजो केयर। ठीक है, ये वो फार्मूले हैं जो मेरे 25 साल का मेहनत है। ठीक है, और इसका फीडबैक अपने ही ग्रुप में से डॉक्टर्स ने दिया है, इसलिए आप लोगों को ये बताना मेरा मकसद है। दूसरी बात, जब हम किसी प्रोटोकॉल को शुरू करें, ये मैं आपको आज एलोपेशिया बता चुका हूं, आज मैं आपको सेल का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं और उसके बाद इन्फ्लामेशन शुरू करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब आप मेडिसिन पे काम करोगे तो अभी से क्लियर कर लो, दोबारा मेरे से बार बार मत पूछना ये आप क्यों दे रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, दिख रहा है ना सब, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है मुझे, कल करूंगा मैं। ठीक है, जब आपके पास आप कंपनी से D3 लेते हो, ठीक है, ये D3 अगर आपने कंपनी से लिया, दोस्तों सोचो आपका नुकसान, मैं आपको केवल वो कर, दोनों चीज रखिए आप, जेन्यून आपको जब D3 मिल रहा कोई बात नहीं, आप एक सेट 5 ml का क्रूड एसेंस ले लो, उसको भी रखो। आपको जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा, यूरिक एसिड आप इससे ठीक करके बता देना और केवल D2 से ठीक करके बता देना, 1 से 1.5 महीने में, ओनली 1.5 मंथ। यूरिक एसिड के 2000 प्लस पेशेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है जिनको मैंने ठीक किया विद इन 1.5 मंथ में। बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास, MBBS डॉक्टरों को भी मैंने ठीक किया यूरिक एसिड के लेवल पर, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब आप यहाँ पर मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझने में गलतियां हो रही है, आप समझ जाइए। हमारे कोई भी ग्रुप का मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आता, 100% नॉलेज होना चाहिए आपको। जब आप क्रूड एसेंस लिया आपने, अब क्रूड एसेंस से आपने 19 से आपने तोड़ा, ये सब 19 से बनेगा, आपने 19 से तोड़ा, ये बना D1। ठीक है, ये उससे D1 से बना D2, D2 से बना D3, इस D3 से बना D4, D4 से D5, D6, D7, D8 एंड D9। ठीक है, ये आपने बनाया और D9 से D10 बनाया। अब इनकी महत्ता समझो, ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, कई ग्रुप्स में ये चीज पता है ही नहीं है, अगर पता नहीं है तो आप याद रखिएगा, जब भी एक्यूट डिसीज पे आपको काम करना है, आपको D3 दिया जा रहा है, आप D3 मार्केट से ले रहे हो। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या डायरेक्ट ओरिजिनल D3 दे रहे हो आप उसको, आपको D3 ओरिजिनल देना पड़ेगा, आप दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको D4 बना रहे हो। तो भाई D4 तो क्रॉनिक पे काम करता है, रिजल्ट मिलेगा आपको। आप खुद कॉन्सेप्ट करना है इस चीज को, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरे ग्रुप के सारे सीनियर इस प्रैक्टिकल को अप्रोच कर चुके हैं। जब आप यहाँ एक्यूट में D3 से D4 बनाकर पेशेंट को दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा आपको, क्यों नहीं आ रहा, स्लो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये एक्यूट पे काम कर रहे हो, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। ये क्रॉनिक की बात हो गई, ये क्रॉनिक के लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन हम जब तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स को तय करते हैं, हमारे बहुत सारी चीजें यहाँ पर लागू होती है दोस्तों। वो चीजों को लागू करने के बाद ही हमें बहुत सारी प्रोसेस समझ में आती है। ठीक है, तो ये क्रॉनिक पे हो गई।
एक्यूट पर D1 D2 D3 का काम, क्रॉनिक पर D4 D5 D6 का काम, और डिजेनरेटिव, डिस्ट्रक्टिव, डीप सीटेड हेरिडिटरी डिसीजेस पर, ठीक है, D7 D8 D9 का काम। ठीक है, मान लो किसी का ऑप्टिक नर्व डैमेज है, क्यों है भाई? न्यूरोलॉजिकल है, हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन इंजुरी के वजह से, किसी भी प्रकार के डिजेनरेटिव डिसीज के वजह से, आप देखते हो बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, उसके कारण हो सकता है, ठीक है, वहां पर D7 D8 D9। पाइल्स कैसे ठीक कर रहे हो? इनसे पाइल्स कभी ठीक नहीं होता ना, D6 तक तो पाइल्स ठीक होता नहीं, कहाँ जाना पड़ता है? D7 D8 D9 D10 तक। ठीक है, तो ये D7 D8 D9 डिजेनरेटिव, डिस्ट्रक्टिव, डीप सीटेड और हेरिडिटरी डिसीज के लेवल पर रामबाण है। ठीक है, लेकिन D10 ये कैंसर स्पेसिफिक है दोस्तों, ये केवल कैंसर के लेवल पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक्यूट केसेस में यूज कर रहे हो तो D1 पॉजिटिव है, D2 न्यूट्रल है और D3 नेगेटिव है। याद रखना इस बात को, है ना। यही कारण है जब D1 आपको जरूरत होगा तो D1 आप जब कान में पस आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, 5 ml RS लो, G का 5 ml D1 से, सॉरी 5 ड्रॉप D1 से उस 5 ml RS में डाल लो, अच्छे से मिक्सअप करो, कॉटन लो, कॉटन में 5 बूंद डालकर कान में प्लग कर लो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 मंथ में पेशेंट का जितना भी ओटोरिया की कंडीशन हो, अंदर पस पाइंड हो, मैक्सिमम रिकवर हो जाता है। क्यों हो रहा भाई? क्योंकि D1 एक्यूट कंडीशन में, जब नेगेटिव होता है उसको, उसमें पॉजिटिव मेडिसिन देते हैं, तो आप D1 का प्रयोग करो। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे हैं जो D1 D2 D3 में ही प्रैक्टिस करते हैं, आगे नहीं जाते हैं, केवल इसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो गलत कब होते हैं? जब क्रॉनिक डिसीज को हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि एक्यूट डिसीज में D1 D2 D3 का काम बहुत बढ़िया है, यानी D1 पॉजिटिव, D2 न्यूट्रल, D3 नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, अब आपने D3 से D4 दिया, तो जो लोग आपको सिखा रहे हैं ना, वो यही सिखा रहे हैं कि D3 को आपने न्यूट्रल मान लो, D4 को आप पॉजिटिव मान लो। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर D4 का उपयोग करोगे, ये पॉजिटिव है, D5 न्यूट्रल है, D6 नेगेटिव है, पता है आपको, ये तो बिल्कुल बिल्कुल रटा दिया गया है कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, ये D6 नेगेटिव है। ठीक है, तो जब आपको पॉजिटिव कंडीशन होगी जब भी तो D6 दोगे ना आप नेगेटिव में, यानी क्रॉनिक कंडीशन में आपको ये देना है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में जब आपको नेगेटिव डिसीज, पॉजिटिव डिसीज नजर आ रही है तो D3 देना, जब नेगेटिव डिसीज आ रही है तो सीधा D1 देना। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब क्रॉनिक डिसीज हो रही है, पॉजिटिव है तो D4 पॉजिटिव है, D5 न्यूट्रल है, D6 नेगेटिव। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि न्यूट्रल है, बैलेंस करना है D5, आप देख लो जितने भी डॉक्टर्स यूज करते हैं, जब उनको लगता है कि डिसीज बहुत ज्यादा डीप सीटेड है, वो सबसे पहले D5 देते हैं, और D5 देने से क्या होगा? मैक्सिमम कंडीशन बैलेंस हो जाएगी, जो हाइपर है वो न्यूट्रल और जो हाइपो है वो न्यूट्रल आ जाएगी। कोई भी कंडीशन जो हाइपर है वो हाइपो नहीं जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि कंप्लीट कोर है तो आपको D4 देना है या D6 देना। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रॉनिक में पॉजिटिव डिसीज है, D4 ना देकर D6 दीजिए, बहुत जल्दी कवर होगा। अगर नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव दीजिए, D4 D5 D6 करके। इसीलिए मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा पूरी प्रैक्टिस में, कैसे आप D4 से D10 में जाए, कैसे D10 से D4 में जाए। कॉन्सेंट्रेशन आपको करना पड़ेगा, मेडिसिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको ढूंढना पड़ेगा। आप जब सिलेक्ट कर लोगे कि इसके जो सिम्टम है पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, न्यूट्रल से उसको पहले बैलेंस करो, फिर आप देखो कि नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना। यही चीज में मार खाते हैं आप लोग, बाकी कुछ नहीं है ये इसमें। बहुत सिंपल वेकेशन है, बहुत सिंपल, आप मतलब छुट्टी ले लो आप तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, जब आप डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज पे जाते हो, D7 पॉजिटिव है, D8 न्यूट्रल है, D9 नेगेटिव है। जब मेरे पास पेशेंट आता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधा D8 उठा के दे देता हूँ, सीधा D8 दे देता हूँ, बैलेंस हो जाता है। उसके बाद देखता हूं मत से ज्यादा है, पहले D9 देता हूं, उसके बाद D8 फिर D7 देकर। आप देखना जितने भी पाइल्स के पेशेंट होते हैं 3 से 4 महीने में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, कॉन्स्टिपेशन 2 साल का है, 3 साल का, 10 साल का, कई लोग तो 20-20 साल से पीड़ित हैं। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट को आप बोलते हो कि 4 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में, सही है गलत आप डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। इसीलिए ये चीजों में टाइम लगता है, और जब कैंसर की बात आती है तो सीधा D10 की बात की जाती है, सीधा D10 आपको देना है दोस्तों। यही कारण है यहाँ पर हम प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब 147 का यूज करोगे बहुत डिफरेंस है सर, उसको डिफरेंस को बताने के लिए पहले आपको सेल बता दूं, उसके बाद आपको डिफरेंस बताऊंगा 147 का। अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।
ठीक है। मेरा प्रोसेस इन्फ्लामेशन को शुरू करूं, आपको सेल पता नहीं है, कई लोगों को सेल पता नहीं है कि सेल काम कैसे करता, और अगर मैंने इन्फ्लामेशन बता दिया तो मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीज ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स के लिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बगैर बेस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको मैं स्टार्ट करता हूं सेल का इंट्रोडक्शन, कल इन्फ्लामेशन साथ साथ में बताते जाऊंगा, सेल का पार्ट भी बताते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को जेन्युइनली वो चीज पता लग जाए कि बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में डिफरेंस क्या होता है, और इन्फ्लामेशन प्रोटेक्टिव है या नहीं है। इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस विच इज जनरेटेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के टिश्यू के द्वारा, ऑर्गन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा जनरेट होने वाला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन हमें पता ही नहीं है सेल क्या है, सेल काम कैसे करता है, सेल में क्या होता है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझना है तो आज का ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, आप 15 मिनट के बाद बता देना। जिनको पता है वो हेड्स ऑफ, जिनको नहीं पता है वो आज अपने आप को पता लगा लेना, और जब ट्रीटमेंट होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का काम कैसे करता है, आपके मुंह जबानी हो जाएगा, मुझे तो ऐसे काम कराना है। हम बोलते हैं ना इसको न्यूट्रिशन देना है तो 1:9 रेशियो यूज करो। अभी भट्टाचार्य जी पूछ रहे थे कि 147 कैसे करेंगे। आप जब न्यूट्रिशन देना है, आपको सेल्स की ग्रोथ कराना है, तो आपको न्यूट्रिशन कब मिलेगा, जब पॉजिटिव होगा। और जब आप नेगेटिव करोगे तो कहां जाओगे, नेगेटिव करा मतलब आपने दोस्तों मेडिसिन को नर्वाइन बना दिया, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करा रहे हो। ये कैसे, ऐसे कैसे, आपको वो समझना है। सेल इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लेवल पर अलग अलग होती है, इसलिए याद रखना फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, जिससे इकाई होती है। हम पैदा होते हैं तो इसी सेल से होते हैं, मेल और फीमेल गोनेट से निकलने वाली स्पर्म और ओवम से। सेल इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। हम जिंदा हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सेल है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वर्क कर रही है, और उसी के स्ट्रक्चरली और फंक्शनल के अकॉर्डिंग हम लोग जीवित हैं दोस्तों। और यहां पर फर्स्ट मेडिसिन आती है S1C1 A1 जो फर्स्ट है। अगर सेल ग्रुप्स बना रही है, ग्रुप्स बनाकर टिश्यू बनाती है, वहां से शुरू होता है C2 का रोल। जब ग्रुप्स बनाकर स्पेशल ऑर्गन बनाती है, वहां पर होता है C3 का रोल, मसल्स वगैरह, सेंसरी नर्व वगैरह, ठीक है। जब वहां पर हार्डनेस लेकर आती है, प्रोटेक्शन के लिए लेकर आती है, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी लेकर आती है, C4 का रोल है। और जब ग्लैंड्स के सिस्टम में फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, ये पांचों का लेवल एक जगह मेंटेन करना होता है, तब फिफ्थ रोल C5 का रोल होता है, S5C5, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा सेल्स जिंदगी की बेसिक यूनिट होती है। सभी यूनिट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्स के कई ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, कई ब्लॉक्स बने होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हर सेल एक जैसा काम नहीं करती, ठीक है। अब नर्व सेल है, नर्व सेल एक जैसा काम करेगी नहीं करेगी, ठीक है। आप देखो बॉडी में कई सेल्स मिलेगी आपको, हिपेटोसाइट सेल्स है लीवर में, है ना, ब्रेन में आप देख लो नर्व है, स्ट्रोमल सेल है जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो जो स्पेस सेल के बाहर पाई जाती है, उस स्पेसेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहते हैं दोस्तों। ये सेल है, इसके अंदर हो तो इंटरसेल्यूलर, यहां पर सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। लेकिन कई टिश्यूज हैं और इन टिश्यूज के बीच में यहां हो वो इंट्रासेल्यूलर, ठीक है दोस्तों। तो स्पेशल याद रखिएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि मैंने इसी के बिहाफ पर आपको बताया था कि कैसे न्यूट्रिशन आपके बॉडी में आ रहा, वहां से लिम्फ बनकर आया ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड के डायलिटेशन के माध्यम से एल्वेलर से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में गिरा। अब टिश्यू फ्लूइड में आपको पता है कि एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ठीक है। और उनके बीच में वहां पर कैसे गया, यानी सेल के बाहर के स्पेस को दो स्पेसेस में आप डिवाइड कर सकते हो। एक इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं टिश्यू स्पेस, ये जो मैंने बताया, ठीक है, टिश्यू के बीच की स्पेसेस, यानी टिश्यू में सेल्स के बीच में पाए जाने वाली स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस कहते हैं। और एक होती है वैस्कुलर स्पेसेस दोस्तों, सर्कुलेशन का एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन वहां पर वैस्कुलर स्पेस कहलाता है, जिससे लगातार न्यूट्रिशन आपके उस बॉडी में, उस ऑर्गन में, उस सेल्स में, उस टिश्यू में मिलता रहता है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात आएगी, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात आएगी, अगर आपने उसको परफेक्टली नॉलेजेबल पर्सन हो, आपने परफेक्टली फिक्स कर लिया, मेडिसिन यू करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा यहां से मुझे क्या लाना है और क्या यहां से निकालना है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, सेल्स के बाहर पाए जाने वाला सभी बॉडी फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है।
सेल के बाहर पाया जाने वाला बॉडी का तमाम फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड देख लो आप, प्लाज्मा देख लो आप, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड देख लो, ये क्या है, सबके सब टिश्यू फ्लूइड है। इसीलिए दोस्तों इनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर आप इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करते हो, माइंड कीजिएगा इसको कि आप अगर ईएच के रेमेडी को काम कराना चाह रहे हो तो आप कैसे कराओगे, इसी के लेवल पर काम होता है। ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। पेशेंट जब वहां पर मतलब जो कभी भी कोई डॉक्टर साहब के पास आके पूछता है, या कितने ही लोगों को मैंने जवाब दिया है और बोले बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। ठीक है, क्योंकि उनको भी ये चीज समझ में आता है मेडिसिन वर्क कैसे करता है। जब आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाने वाली सेल्स के द्वारा लगातार सीक्रेट होने वाले कंप्लेंट के जो कॉम्प्लेक्स मैक्सवर्ट होता है, यानी जो भी सीक्रेट वहां पर हो रहा है सभी फ्रेमवर्क करके तो वहां बनाएगा, कोई बाहर से थोड़ी आप रोज डाल रहे हो। ठीक है ना, तो दोस्तों जब वहां पर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, आप देखो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटियोग्लाइकोन्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा कोलेजन, इलास्टिन, ये क्या है, ये सब वहां पर सीक्रेट हो रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों वहां पर एक दूसरे के बॉन्डिंग कैपेसिटी बनी हुई है और उसी बॉन्डिंग के कारण ही तो आपकी जिंदगी चल रही है। सारे सेल अलग है, कई टिश्यूज अलग है, लेकिन काम तो एक ऑर्गन्स के लेवल पर कर रहे हैं, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिवली कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपको पता है ये सारी चीजें आपके बॉडी में कहीं ना कहीं लिंक कर रही है। इन्हीं में से किसी चीज का कम ज्यादा होना तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपर हो रहा तो कौन सी डिसीज, हाइपो हो रहा तो कौन सी डिसीज। डॉक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन एक गुड डॉक्टर और बेस्ट डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए याद रखना, मेरे साथ मेहनत करते चले जाओ, एक दिन भी मिस किया तो 16 महीने की मेरी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। आप केवल 16 महीने ईमानदारी से इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, उसके बाद जितने भी सीनियर डॉक्टर है आज भी मुझे फोन लगाते हैं तो हेड्स अप करते हैं, सर मजा आ गया, मेरी लाइफ में इतना चेंज हो गया। मैं आपको वही चीज, मेरी मेहनत आपके साथ है, आप कितनी करोगे आप देख लेना दोस्तों। जब आप सेल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हो ना, तो क्या कर रही है सेल, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में सेल, अगर सेल नहीं होगी तो क्या आप जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। बॉडी में प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, आप सबसे पहले देखो, आपको सेल को जीवित करना है, क्या चाहिए उसको, आप देखो न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रत्येक सेल को होती है। क्यों होती है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, उसके लिए एंजाइम चाहिए, हर जगह एंजाइम चाहिए। ये नहीं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, आपको पता होगा आपकी बॉडी की प्रत्येक एक्टिविटी एक एंजाइम के द्वारा निर्धारित है। इसलिए सबसे पहले सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दो, और वहां पर वो सेल्स में वो एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम वहां पर इंटरफेयर करेगा, बीच का आदमी वही रहेगा, वही एंजाइम वहां पर इंटरफेयर करके इस पूरी प्रोसेस को जनरेट करेगा। इस स्वयं की अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उस सेल की ग्रोथ होगी, रिपेयर होगा, अन्य जितनी भी एक्टिविटीज जिससे वो लिंक्ड है अगर वो करेगी तभी तो बॉडी आपके हेल्थी स्टेट में रहेगी। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना ये ऑर्गन है, इसकी ये सेल है, ये सेल का ये काम है, अगर यहाँ पर ये सेल डिस्टर्ब हो रही है तो सबसे पहले मुझे सेल की ग्रोथ कराना है, सबसे पहले मुझे सेल को रिपेयर करना है, सबसे पहले उसकी एक्टिविटी को वहां पर आवश्यक रूप से इंप्रूव करना है। अगर आपने ये करना चालू किया ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी क्या है, इलेक्ट्रोमेपैथी इज ए न्यूट्रिशन रेमेडी। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यहां पर जिस एंजाइम की कमी है उस एंजाइम की पूर्ति करती है, क्योंकि वही जीवन प्लांट भी जी रहा है, अपनी लाइफ वैसी जी रहा है जैसे हम जी रहे हैं। लेकिन प्लांट्स की बात है, प्लांट्स कभी भी आर्टिफिशियली यूज नहीं करता, अपने पांव पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारता प्लांट, उसको जितना जरूरत है उतना न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करता है, जितनी चीजें वो ले रहा है वो नेचुरली ले रहा, प्राकृतिक ले रहा, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग है हमारे से। और यही कारण है मैटिक जी ने केवल और केवल प्लांट चुना, जबकि होम्योपैथ में तो कीड़े मकोड़ों से भी दवाई बन रही है, केमिकल से भी दवाई बन रही है। ठीक है, कोरोना के वायरस से भी अभी कोरोना के वैक्सीन बनना शुरू हो गई है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर केवल प्लांट सिस्टम है, और प्लांट सिस्टम नेचुरली जैसे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हम डेली तो प्लांट खा के बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे इसी प्रोसेस के कारण बनेंगे, जब सेल के अंदर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन आया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई और वो जनरेट हुआ। इसीलिए इस मीडियम को मेंटेन करने का काम करेगी, जो इन्वायरमेंट में उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अब कई डॉक्टर्स बोलते हैं अरे इनकी क्या जरूरत है इतना डिटेल बताने के, सर कोई मतलब नहीं है। अरे भाई
तुमको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई बात नहीं, यू कैन गो लीव द ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपने आप को मोटिवेट करके स्ट्रांग बनाना चाहता है और इलेक्ट्रोमैथ में कहीं ना कहीं मान्यता के लिए अपना सपोर्ट देना चाहता है, मोस्ट वेलकम दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेडर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो क्या आपकी बॉडी उसको रोकने देती है? इमीडिएट रिस्पांस बताती है आपको कि बॉडी में बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि इन्फेक्शन हुआ? आपको कैसे पता चला कि इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है? आप जब वहां रेडनेस देखते हो, पेन देखते हो, स्वेलिंग देखते हो, गर्मपन देखते हो, हॉटनेस देखते हो, फंक्शन लॉस देखते हो, ये 5 सिम्टम होते हैं इन्फ्लामेशन के, ये आपकी बॉडी ही तो बता रही है। तो आपको जब यही नहीं पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कैसे बताओगे? भाई अचानक वहां पर स्वेलिंग हो गई, रेडनेस आ गया, क्यों हुआ? वैसोडाइलेटेशन हुआ। वैसोडाइलेटेशन क्यों हुआ? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हुआ, कहीं ना कहीं कोई डैमेज हुआ, कोई इन्वेडर्स आया, उसके खिलाफ एक्शंस हुई, आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स, जब हिस्टामिन रिलीज हुआ तो कहां पर जो आपकी जितनी भी पैरेन्काइमा सेल्स होती है उनके नीचे मास्ट सेल्स होती है, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन से इंटरल्यूकिन, जितने भी फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगा ये सब सेल के लेवल पर बताऊंगा, तभी तो आपको पता लगेगा। और जब वहां पर ये रिलीज हुआ तभी तो आपको पता लगा कि भाई इन्फ्लामेशन हुआ। अब इन्फ्लामेशन कहां होगा? जहां पर ब्लड सर्कुलेशन है उस पार्ट में होगा, जहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं है वहां इन्फ्लामेशन नहीं होगा। याद रखना मेरी इस बात को। यही कारण है दोस्तों, आपको ये बारीकियां पता होगी जब तो आप काम कर पाओगे कि ऑर्गेनो बूस्टर कैसे काम कर रहा है, गैंग्रीनॉल फोर्ट कैसे काम कर रहा है। अगर आपको सेल पता है तो कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपको सेल पता है तो गैंग्रीनॉल फोर्ट और ऑर्गेनो बूस्टर ये ऐसे हथियार हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी एक पेशेंट आया जिसको बहुत ही ज्यादा बैड सोर्स थे, गैंग्रीन था, डायबिटीज हाई थी, विद इन 2 मंथ देयर इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, 90% नॉर्मल हो गया, जो 12 साल से पीड़ित है दोस्तों, 12 साल से। यानी बेचारा रिटायर होके आया और उसके बाद से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, डायबिटीज के कारण बहुत स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी का लेवल हो गया, पूरा डायबिटिक न्यूरोपैथी। लेकिन गॉड गिफ्ट है हमारे पास सिंथेसिस डब्ल्यूई, मैंने चालू किया, बाकी का प्रोटोकॉल साथ में देना चालू किया। 2 महीने के बाद में पेशेंट आकर बोलता है मेरा डिप्रेशन गायब हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट आकर बोलता है कि मुझे बहुत हेल्दी स्टेट फीलिंग हो रही है, मेरा डायबिटीज लेवल जो 300 350 रहता था, मैं इंसुलिन लगाने के सोच रहा था, अभी काहे को लगाऊं, अभी तो 165 से ऊपर नहीं जा रहा है सर, क्या करूं मैं? मैंने कहा 180 से नीचे मेंटेन करो, किडनी बची रहेगी, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी नहीं होगा। और वही हो रहा है, जितने सिम्टम आ रहे थे सारे रिवर्स होने शुरू हो गए। अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं घूमने जाऊं, मैं वर्क करूं, मैं ये करूं। और मैंने उनको मोटिवेशन पे लगा दिया है, हरे पत्तेदार, पूरी जानवर बना दिया, हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, ज्यादा से ज्यादा जूसेस के लेवल पर आओ और इलेक्ट्रोमैथ मेडिसिन लेते रहो। जिस दिन आपका इंसुलिन लेवल वहां पर, इंसुलिन के लिए जो पैनक्रियाट की आपकी एंडोक्राइन सेल्स के लेवल पर, जहां पर जो हार्मोन्स की सेल है वो अगर नॉर्मल हो गई, आपका पूरा प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मेंटेन कर दो, पूरी डायबिटीज क्यूर होती है 100%। मेरी मदर को है, लेकिन 13 साल हो गए दोस्तों, कैंसर है उनको, 13 साल हो गए, आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। इवन उनकी डायबिटीज 140 150 से ऊपर नहीं जाती है। दैट इज द फैक्ट है। जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो दूसरों को क्या करूंगा? मैं तो करके बताता, आइए देखिए आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिवीजन। डिवीजन जब सेल का होता है, रिप्रोड्यूस होती रहती है, तो क्या हम रीजनरेट नहीं कर सकते? याद रखिएगा इस बात को, ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि जब ईएच की बात की जाएगी, जब डिवीजन हो रहा है तो रिप्रोड्यूस भी हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरॉन कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, याद रखना, कभी भी रीजनरेट नहीं होता, आप रिपेयर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं न्यूरॉन को रिपेयर करने का, C5 को नेगेटिव कर दीजिए, G को ऐड कर दीजिए उसमें। दैट इज द फैक्टर टू कंट्रोल एनी टाइप ऑफ न्यूरोनल, जितनी भी न्यूरोनल डिसीज होती है सबको करेक्ट करता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर हमको छोटी छोटी चीजें पढ़ना है, और यही चीजें बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करती है हमारा। जब आप टिश्यू के लेवल पर जाओगे, सेल हमने पढ़ा ऐसा बन रहा है, अब टिश्यू के लेवल पर आइए आप। मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं आज केवल, ताकि आपको मैं कल जब इन्फ्लामेशन शुरू करूंगा तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब टिश्यू है, सामान्य एक अलग अलग प्रकार के काम करने वाली सेल कभी टिश्यू नहीं बनाती, एक जैसे काम करने वाली जितनी भी सेल्स होगी वो ग्रुप आपस में बना लेगी, हम उसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, बॉडी में कई प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे और सभी प्रकार के टिश्यू को हम 4 मेजर टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, जिनको हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू क्या हुआ? मसल्स टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल मसल्स काम कौन सी मेडिसिन करती है, यही माइंड में फिक्स करते चले जाओ।
स्केलेटल मसल पर C5L1 का काम है, याद रख लेना आप। स्केलेटल मसल्स का नाम आया, C5L1 के बगैर आप ठीक नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है वहां पर टिश्यू रेमेडी में P2L1C1 का रोल होता है। जितनी भी स्मूथ, मतलब आपके बॉडी के अंदर की जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है वहां पर याद रखिएगा P2 का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, L1C1। तो कैंसर में आप सोच सकते हो कितना बेटर होगा, ऑर्गेनो बूस्टर सोच सकते हो, ये यहां से कॉन्सेप्ट लिया गया है। आपको मैं वो भी बताते जा रहा हूं दोस्तों। कार्डियक मसल्स, अगर हार्ट पे जा रहे हो तो कौन सी मेडिसिन काम करेगी, ऑफकोर्स S5A3F1, ठीक है। S5A3F1 डायरेक्टली कार्डियक मसल्स के फंक्शन के लेवल पर काम करती है, लेकिन C5 कर दिया या C11 कर दिया, इट्स अ बूस्टर, ये बूस्टर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नर्वस टिश्यू की बात कर लो आप, न्यूरॉन्स और उसकी जो सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। जब आजकल आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कई बार क्या होता है ग्लायोमा देख लेते हैं। अब ग्लायोमा देख लेते हो तो उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। अरे भाई आप सेल में ही पढ़ चुके हो, उसको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है। न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स, अगर न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है, आपको सपोर्टिंग सेल्स को स्टिमुलेट करना है, आपका नर्वस टिश्यू ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर आपको C1-VEN1-F1 का उपयोग करना है। C1-VEN1-F1 इज अ मिरेकल प्रोटोकॉल टू कंट्रोल, इसीलिए अभी आपको डॉक्टर सुखबीर सिंह है पंजाब में, उनका कुछ प्रोटोकॉल्स डालूंगा मैं। 2 दिन के अंदर, कल और आज में 2 दिन में पेशेंट होश में आकर मूवमेंट करने लग गया, जबकि कोई से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट था, अनकॉन्शियस था, बेड पे लेटा हुआ था, उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा, लेकिन 2 दिन के अंदर उसको बचा के घर लेकर आ गए दोस्तों। ये हमारा प्रोटोकॉल काम करता है, S1F1-VEN1-1000, याद रखिएगा दोस्तों। इपिथेलियल पर आ रहे हो आप, इपिथेलियल टिश्यू पे आ रहे हो, अब इपिथेलियल टिश्यू पे आ रहे हो तो इपिथेलियल टिश्यू से ही बहुत सारे कैंसर डेवलप होता है। स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा आपको याद है, स्क्वेमस सेल, कॉलमनर सेल, क्यूबॉइडल सेल, ये एपिथेलियल सेल्स होती है और इन एपिथेलियल सेल्स पर स्पेशली वर्क होता है S5C5L1। याद रखिएगा S5C1L1 डायरेक्टली काम करती है इस पे। जब स्टेजेस बढ़ती चली जाएगी तो मेडिसिन चेंज होती चली जाएगी। डिसीज के फर्स्ट स्टेज है C1, सेकंड स्टेज है C2, थर्ड है C3, 4 है हार्डनेस के लेवल पर C4 और लास्ट में C5। याद रखना है इस बात को, इसीलिए मैंने ऑर्गेनो बूस्टर अलग बना के आपको दिया है दोस्तों। चौथा कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करके रखता है, बांध के रखता है, C5L1, याद रखें इसीलिए। और आपका गैंग्रीनल फोल्ड हर जगह काम करता है जहां पर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कार्टिलेज, बोन और ब्लड, इन सभी जगह पर दोस्तों C5L1 का बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है कनेक्टिव टिश्यू हो, प्रॉपर जो मेन बॉन्ड करके रखता है, कार्टिलेज हो, ये कान देख लो आप, ठीक है, या बोन और ब्लड के लेवल पर चले जाओ, कनेक्टिव टिश्यू पे बहुत अच्छा काम करता है। ये टिश्यूज के लेवल की बात हुई, तो फिर ऑर्गन के लेवल पर क्यों छोड़ देते हैं आप। ऑर्गन, मैटी जी ने तो डायरेक्ट कहा है भाई मैं तो आपको ऑर्गन के मेडिसिन दे रहा हूं, ऑर्गन को उठाओ दे दो मेडिसिन। लेकिन जब ऑर्गन के फंक्शन आप पढ़ने जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा, स्ट्रक्चर पढ़ने जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है, ट्रायंगल पैथोलॉजी तभी तो डेवलप होगी। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी के बिहाफ पर तो इलेक्ट्रोमोपैथ की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बनी हुई है। अब आप अपने आप को देखिए आपको कितना पता है, ठीक है। आप अपने आप को अपडेट कीजिए, इसको नेगेटिव नहीं लीजिए, इसको पॉजिटिव अप्रोच लीजिए कि मुझे अपने आप को लेवल देना है, आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऑर्गन किसको बोलते हैं, ऑर्गन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी टाइप के टिश्यूज के मिलने से बना होता है। 2 या 2 से ज्यादा, याद रखना, ऑर्गन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी प्रोसेस बनी है। ये तेरा काम, ये तेरा काम, ये तेरा काम, ये तेरे को मिलकर ये काम करना है, ये गॉड ने निश्चित कर दिया। इसीलिए ऑर्गन कितने प्रकार के होंगे, ऑफकोर्स 2 प्रकार के होंगे। याद रखना ऑर्गन टिपिकली हमारी बॉडी में 2 प्रकार के, एक है ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब न्यूमा स्ट्रक्चर, और एक जो होलो, जो फैलते सिकुड़ते हैं, लंग्स देख लो, हार्ट देख लो, किडनी देख लो, लीवर देख लो, ठीक है। ये होलो ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन, जितने पेंक्रियास देख लो आप, स्प्लीन देख लो, क्या है, फूलते सिकुड़ते हैं। और यही कारण है दोस्तों, दूसरा जो होता है पेरेन्काइमल ऑर्गन, जो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो पेरेन्काइमेटस होते हैं दोस्तों, यानी एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है और स्पेशल टाइप के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया, जैसे ब्रेन, जैसे लंग्स, जैसे हार्ट, जैसे स्टमक, जैसे इंटेस्टाइन, जैसे लीवर, जैसे गाल ब्लैडर, जैसे कि पेनक्रियास, जैसे किडनी, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक काम करते हैं, कोई एक जैसे काम हो तो बता दो मुझे, नहीं ना। इसीलिए गॉड ने सबको मिलाकर बनाया है, ठीक है। सिस्टम कैसे होता,
कई ऑर्गन जो एक जैसे काम कर रहे हैं वो सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम एक प्रकार से ऑर्गन का ग्रुप होता है जो एक जैसे काम से जुड़े होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज आ गया, ठीक है, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ये क्या है, सब अलग अलग ऑर्गन है। तो ऑर्गन जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, बॉडी के स्पेशल कार्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है जो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, फूड पार्टिकल के डाइजेशन के साथ इसका कंसर्न होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लो, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होता है उनको एलिमिनेट करने का काम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लो, न्यूट्रिशन को आपको ऑर्गन के बीच में सब्सटेंसेस को ट्रांसमिट करने का इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, उसके बगैर जिंदा रह सकते हो। ऑक्सीजन की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराना बॉडी से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो, आप ग्रोथ कैसे करोगे, ठीक है, स्पीसीज के रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व होता है। इसीलिए दोस्तों इंडोक्राइन सिस्टम ले लो, बॉडी की ग्रोथ और नॉर्मल लाइफ के मेंटेनेंस और उसके रेगुलेशन के साथ कंसर्न होता है। इसीलिए दोस्तों मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बॉडी की स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम आपके बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, आपका चलना फिरना, यानी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होता है, जितना भी एक्टिविटीज होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये पूरा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया दोस्तों, ठीक है, ये वो बेसिक नॉलेज है। अब मुझे आपको जो है स्पेशल पहले जो इन्फ्लामेशन है वो पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यही रखते हैं, अगर आपको कुछ चीजें इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी किरण सर। थैंक यू सर। जी अनिल सर। बहुत बहुत बढ़िया सर क्लास एक था सर जी। एक रिलेटिव है सर मेरा, एक इराटिका एलोपेशिया जी तो उसको मैंने पिछले साल मेडिसिन दी थी सर, तो रिकवर हुआ था। जी। फिर अभी 2 महीने हो गए, फिर से सेम प्रॉब्लम चालू हो गए सर, यानी पैचेस बनना अभी चालू हो गए और सर पहले से ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है। सर प्रोटोकॉल क्या दिया था आपने? सर उसको मैंने दिया था मेरे पास लिखा हुआ है सर, मनीष सर बहुत ही गजब एक्सप्लेन करते हैं सर। जी सर, बहुत धन्यवाद बॉस। सर हाँ सर, उसको दिया था मैंने L2 ग्लोबुस में दिए थे, बिफोर मील S10 ग्लोबुस और S5 C3 A3 वेन 1। सर आपने सब प्रोटोकॉल उल्टे सीधे दिए हैं। आप इस प्रकार के प्रोटोकॉल सेट करो जो मैंने बताया, ये लॉजिकल काम करेंगे। आप आधा काम बढ़ा रहे हो, आधा घटा रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो। कभी भी मिक्सअप करो तो आप उसकी क्वालिटी के हिसाब से करो। आप सबसे पहले जहां रफनेस वाला प्रोटोकॉल यूज करो, जो मैंने आरी स्लास वाला बताया ना, अगर रिटर्न हो रहा है ना, आप सबसे पहले वो बना के दो। मैं आज अभी रेशियो डाल दूंगा, आप वो रेशियो के लेवल पर शुरू करिए। बहुत ही तेजी से मेरे खुद के गंजापन था, देखो यहाँ पर आप, मैं पूरा यहाँ से पूरा गंजा हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला लाइफ है। आप लोगों को 3 क्लास को पढ़ाना भी है, मेरे पेशेंट को भी बहुत सारी चीजें हैं, घर के काम भी देखना है, फिर बहुत सारे चीजें होती है दुनिया में, अच्छी बुरी रोज होती है, ठीक है। उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, स्ट्रेस भी रहता है, एंजाइटी भी रहता है, ठीक है। तो आज की कंडीशन में सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन प्लस डब्ल्यूई हर पेशेंट को देना चालू करो। आप हर पेशेंट को दो। आप देखो उसकी सबसे पहले उसकी बॉडी की एक्टिविटी को बैलेंस कर दो। आप जैसे बैलेंस करोगे देखो बहुत जल्दी। दूसरी बात, S5N1 नहीं दिया सर आपने, ठीक है। आपने ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल अप नहीं किया। आप वो करेंगे, S4 को साथ में लेंगे आप। मैं आपको गारंटी लेता हूं 3 महीने बाद बताना आप कैसा लग रहा, ठीक है। ठीक है जी, ओके सर। जी गुड मॉर्निंग सर। जी राकेश सर, गुड मॉर्निंग। सर पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगा कि फर्स्ट डायग्नोसिस बहुत हेल्प कर रहा है सर। जी एक पेशेंट को कल किया था तो उसने रात में ही मुझे 6 पेशेंट लाके दिए, तो 2 बजे तक बिठा के रखा सर। वेरी गुड सर, गुरुदेव चलने दो। उसको मैंने बिना मतलब उसके बिना कोई राकेश सर, सिम्टम्स बताए। जी राकेश सर, सबसे बड़ी चीज है, बेंगलोर में कुछ ही लोग हैं बेंगलोर सेमिनार में जिन्होंने आप जैसा परफेक्टनेस हासिल किया, लेकिन हेड्स अप, करते जाओ, आप बढ़ते जाओ आगे,
जी जी सर, उसके कुछ बताने के पहले ही मैंने उसको डिजीज बता दी कि तुमको इतना सारा प्रॉब्लम है। जी तो वो उसने जब वो सुना तो उसके बाद मेरे को बोले कि सर हमारे 4 पेशेंट और वो भी देख लो, बाहर के थे सब। बोले जी हमको कल वापस जाना है। जी तो आज मेडिसिन देना था तो मैंने मना किया कि आज नहीं देख पाऊंगा क्योंकि और भी काम है, तो सर नहीं हो पाता। जी सर एक डीएसटी के लिए जो बताया आपने, तो ये जी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कंट्रोल करेगा, तो सर इसको S4 को हम नेगेटिव में देंगे कि कुछ इसमें और ऐड करना पड़ेगा? सर नहीं, केवल S4 से काम हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर जहां जहां आप जिस प्रोटोकॉल को आप D4 2 महीने, D4 2 महीने, D5 2 महीने, D6 जैसे करोगे ना, सबसे पहले क्या जो लोकल और जनरल 2 कैरेक्टर होता है। आप S5N1 दे रहे हो तो सीधे ब्रेन पर जाकर जनरल कैरेक्टर कवर हो रहा है, लेकिन जब वहां लोकल कैरेक्टर होता है, अब लोकल कैरेक्टर मैंने कहा ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सीक्रेट हो रहा है, स्किन से भी सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, वो लोकल कैरेक्टर है। और लोकल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले D4 दो, उसको मोटिवेट कर दिया, फिर D5 कर दो, बैलेंस कर दिया, उसके बाद D6 दे दिया, नेगेटिव कर दिया। मतलब आपने तीनों चीज एक साथ दी है, पहले D4 देकर न्यूट्रिशन दिया, न्यूट्रल किया, देन वहां पर नेगेटिव किया, ठीक है। तो सर यही मतलब फीमेल में जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो फीमेल्स में भी यही देना है क्या सर? बिल्कुल, फीमेल में भी यही देना है। D4 D5 D6 ही करना है सर उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सेम चलाना पड़ेगा, अंतर कुछ नहीं है, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग मेडिसिन में थोड़ा बहुत चेंज होता है। C3 का इसीलिए तो इन्वॉल्व किया गया है सर। C3 S3 A3 सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है फीमेल के लिए, सबसे जीनियस प्रोटोकॉल है वो। उसके सर उसको जी C3 और ये वाला देना है सर उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सर आपने बहुत ही एक बहुत अच्छा क्लास था। पहला जी तो बधाई। जी आपने बताया प्रोटीन डिफिशियंसी में प्रोटीन पाउडर के साथ कुछ आपने बताया सर, मैंने मिस कर दिया। C3, ठीक है, S5 हाँ L1 F1 WE, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन हैं। ये आपको हाँ प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रोटोकॉल में। जी ये तो उसमें प्रोटीन पाउडर के साथ मिलाना है सर? बिल्कुल, आप डेली इसको 3 टाइम प्रोटीन पाउडर एक टाइम देना है, ज्यादा नहीं देना हाँ हमको, है ना। हाँ ये हाँ आर्टिफिशियल चीज है, लेकिन हम प्रोटीन को प्रोवाइड कराएंगे ना, और बाकी का मेडिसिन हमारा सब कर रहा है। अभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन डाइट में लेते ही नहीं, अगर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, हम कब तक जी, मेहनत करेंगे उसके पीछे, टाइम उतना वो तो है ज्यादा सर। लगेगा। लेकिन जब हम हाँ प्रोटीन प्रोवाइड करा देंगे और मेडिसिन दे रहे हैं जो प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो रिजल्ट भी हमारा फास्ट आएगा। आप देख लो, हाँ टेक्निकल जी बात है। जी जी ओके सर, एक ही टाइम पे प्रोटीन पाउडर देना, बाकी का आप हमारा एक टाइम मेडिसिन दे दो, बैलेंस कर देगा। बिल्कुल रात में दूध देना चाहिए, क्योंकि दूध रात में पचता है, ऑलरेडी दूध में भी प्रोटीन होता है, लेकिन हम जब जी उसमें प्रोटीन पाउडर मिक्सअप करके देते हैं ना, तो बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है। जितने भी एलोपेशिया के, मैं इसीलिए कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं उनको कहता हूँ प्रोटीन पाउडर यूज करो। जैसे देखो, मैं आपको क्लियरली कहूंगा, DHA फिक्स्ड प्रोटीन पाउडर का यूज करो। जितने मार्केट में आते हैं ना, सब कचरा है। आप हाँ होम्योपैथ का जो लोग है ना, मैं पिछले 8 हाँ साल से कर रहा हूँ, DHA अप्रूव्ड है, मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, आप उसको जी सर। देखना और उसको एक बार यूज कर। वो है एक्चुअल में बच्चों का पाउडर, बच्चों के लिए। हाँ हमें इतना ज्यादा प्रोटीन थोड़ी चाहिए, हमें जितना डेली हमारे प्रोटीन हेयर के लिए चाहिए, वो चीज वहां हम्म प्रोवाइड करता है, बस उतना ही चाहिए, जी, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए बहुत जैसे अच्छा। नॉर्मल सबको दे सकते हैं। बिल्कुल, ऑलमोस्ट दे सकते हो आप। सर जी सर। बैक्सन का कंपनी है ना सर? हाँ जी, बैक्सन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। जी सर। ओके या थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है नमस्ते दोस्तों, सर। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर जी मलिका नमस्ते। मैम। मलिका सर जी मैम आप एलोपैथी का क्लास लिया है, जी आपका जो भी है नॉलेज दिया उसका वजह से एलोपैथी का एक्सीलेंट रिजल्ट है। मैं जी, वो एलोपैथी फीमेल का फोटोज और जो भी प्रोटोकॉल दिया वो मैं डाल दूंगी सर ग्रुप में आज। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैडम, आपका गिफ्ट इंतजार कर रहा है। आइए, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किरण सर आपका गिफ्ट इंतजार कर रहा है। आप लोगों को याद हो, आप लोग भूल जाते हो, लेकिन मैं याद रखता हूँ। मेरी 3 क्लास चल रही है, 3 क्लास में मैं बहुत बार क्वेश्चनिंग करता हूँ। किरण सर याद रखेगा इस बात को, राकेश यस सर सर। याद रखेगा, बिरला सर आप लोग जी याद रखिएगा, गजेंद्र दसुंदी सर, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता था और आप लोग आंसर करते थे, ठीक है। आपको मेरा मेमोराइजेशन याद रहेगा, मैंने सब नोट डाउन कर रखा है। मैंने 100 पीपुल्स को सिलेक्ट किया है, वो जो नहीं आएंगे उनके घर पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन जो आएंगे उन लोगों को ये एक सरप्राइज है, लेकिन मैं ओपन कर देता हूँ, उन लोगों के लिए सरप्राइज है, उनके लिए गिफ्ट है ये, ठीक है थैंक यू सर। जी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं। हेलो कल सर।
थैंक यू मिस्टर। जी जी विनोद सर, जी बोलिए। सर एक फीडबैक देना था। जी सर एक फीडबैक देना था। जी बोलिए भट्टाचार्य जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट आया था, तो मेरा बैकग्राउंड है फिजियो, तो उसका हस्बैंड आया था 10 इयर्स बैक, उनका एक हेड इंजरी हुआ था, तो उसके लिए एक आंख पूरा काम करना बंद हो गया था, तो उसके साथ में क्या हुआ, राइट आई भी 70% डैमेज हो गया, तो मैंने उसको S12 APP और आरी का एप्लीकेशन दिया था सब D4 से, और थोड़ा जी। सा ग्लिसरीन मिला के, तो 10 डेज बाद पेशेंट बोला है कि मुझे 40% तक रिलीफ हो गया, और उसका 40% जो डैमेज हो गया था, तो आई स्पेशलिस्ट के पास गया, तो आई स्पेशलिस्ट बोला कि ये 40% से आपका 70% और भी अच्छा हो गया है सर, Very वो good. सब 10 डेज का एप्लीकेशन से ही। बहुत अच्छा सर, बहुत और एक बहुत बढ़िया। बात हुआ सर, उसके साथ पेशेंट सर आपकी वॉइस कट ने रही है, ठीक सर वॉइस से कट रही है। आँख से देख नहीं पाता था, तो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो सर। जी बोलिए। हाँ, तो लोशन को सर पेशेंट ने आंखों में डाल लिया था अचानक से, तो बहुत जलन हो रहा था, क्योंकि सर वो RS बेस था, तो पेशेंट 2 मिनट में ही वो उसको वॉश कर लिया, तो वॉश करने के बाद पेशेंट ने देखा कि पहले जो भी दिख रहा था, तो हल्का हल्का हल्का, तो वो विजन थोड़ा क्लियर हो गया है सर, यही हाँ आपको बोलना था सर। आरएस से तो क्लियर होता है सर, लेकिन आरएस जब बहुत ज्यादा समय तक पड़ा रहता है तो जो हाँ आपकी सर। आईलिड्स होती है, जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं ना, वो डैमेज हो हाँ सर। जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नहीं सर, वो मैं दूसरी तरह बोल रहा हूँ सर, वो पेशेंट क्लियर मतलब सर पेशेंट का आईसाइट क्लियर हो गया सर, बहुत सारा, हाँ बहुत। होता है ना सर, बहुत इजी है हमारा आई ड्रॉप, इसलिए तो बहुत ब्रिलियंट काम करता है। लेकिन क्या होता है, रोशनी बढ़ाना तो आप इंटरनल दे दो, आप S12REWE किसी को भी दे दो, आप देख लो, चैलेंज है मेरा। S12REWE इज ए बेस्ट प्रोटोकॉल टू इंप्रूव योर आई साइट। आप उसको जनरल टॉनिक में डालकर देकर देखो, मैं तो चैलेंज करता हूँ, सर ओके। आप देकर देखो कौन सी उसको। डायरेक्शन में सर? पॉजिटिव में देना है, सर कौन सा डाल D4 में सर? पॉजिटिव। D4 से देना है? बिल्कुल। ठीक है ओके दोस्तों, सर, ओके आज यही रखते हैं, सर। कल मिलते हैं सर। ओके। थैंक यू सर।